दोस्तों कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, सब कुछ बदल कर रख देता है। 2002 में जब उसने 177 रनों की पारी खेलकर अकेले ही भारत को मैच जिताया तो सबने उसे अगला सचिन तेंदुलकर कहा। लेकिन 2024 आईपीएल फाइनल की शाम को केविन पीटरसन ने उसे जोकर कहा। 2025 में तो इन्हें नवजोत सिंह सिद्धू ने ऑन ईयर जलालत थमा दी, ये कहकर कि गिरगिट तुम्हारा आराध्य देव है। और आज आप किसी से भी पूछ करके देख लीजिए, हर बंदा इनके खिलाफ है। जरा गौर से देखिए इस शख्स को, नाम अंबती रायडू, जिन्हें लोग कह रहे हैं पांडु। हाँ, असली मतलब आप समझ ही गए होंगे। बहुत टॉक्सिक कमेंट्स, सुपर चैट्स और टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं अंबती रायडू के बारे में। कोई कहता है कि ये कमेंटेटर नहीं, धोनी का पर्सनल कथावाचक है, जो हर समय, हर मैच में, हर परिस्थिति में, वो अच्छा करे तो, खराब खेले तो सिर्फ उनका ही गुणगान करते रहते हैं। कोई कहता है कि आईपीएल से बतौर प्लेयर चाहे रायडू ने रिटायरमेंट ले ली हो, लेकिन कमेंट्री में अभी भी सीएसके के लिए ही खेलते हैं। कोई इन्हें आरसीबी हिटर और विराट का आलोचक कहता है, जो कि हमेशा उनको और उनकी टीम को कोसते रहते हैं। अधिकतर लोग जिन्होंने रायडू को कभी खेलते तो नहीं देखा, लेकिन आज उनकी बाइस्ड कमेंट्री और लैम जेस्टर देखकर उन्हें घटिया इंसान बताना शुरू कर दिया, बिना पूरी बात को जाने। हम नहीं कह रहे कि रायडू सही है, ना ही हम उनकी कोई तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे, ये हमेशा याद रखना कि विलेंस आर नॉट बर्ड, दे आर मेड। तो आज की इस वीडियो में आपको सब पानी की तरह साफ हो जाएगा कि आखिर अंबती रायडू ऐसे कमेंटेटर क्यों बन गए, जिन्हें सब हटाने की पिटीशन कर रहे हैं। ऐसे इंसान क्यों हो गए हैं जिनसे सब नफरत कर रहे हैं। ये स्टोरी अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वास्तविकता उससे कहीं अधिक दर्दनाक होने वाली है। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि विराट और अंबाती का ऐसा क्या लफड़ा है जो अंबाती नहीं टारगेट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर, ये वीडियो ना तो किसी कट्टर फैन के एंगल से है और ना ही किसी हेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्रिकेट फैन और एक टिपिकल एनालिस्ट जो सभी सालों और उनके घटनाक्रमों को एनालाइज करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, आपके सामने पेश करता है इस पूरे मामले को। अब लोग कहते हैं कि अंबती रायडू बहुत ही टॉक्सिक है, हर बात पर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफदारियां करते रहते हैं, आरसीबी और इनडायरेक्टली विराट कोहली को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो कभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाकर ट्रोल करते रहते हैं। पर ऐसा क्यों है, आप जरा घटनाक्रम को समझिए। अंबती रायडू अपने प्लेइंग डेज में गुणों की खान थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में इन्होंने झंडे गाड़ रखे थे। हैदराबाद से डोमेस्टिक क्रिकेट इसी उम्र में खेलना शुरू किया। इंग्लैंड के घर उसी की मुश्किल सीमिंग कंडीशंस में एक मैच के दौरान जब भारत 304 रन का पीछा करते हुए 139 पर 6 था, तो वहाँ पर मौजूद हर बंदा मान चुका था कि ये मैच हम सपने में भी नहीं जीत सकते। लेकिन तभी उस टीम के कप्तान अंबती रायडू ने 177 रन अकेले ही ठोक दिए और अपने दम पर मैच जिता दिया। उसी साल वेस्टइंडीज जाने वाली इंडिया ए टीम, जिसके कप्तान थे वीवीएस लक्ष्मण और गौतम गंभीर, मुरली कार्तिक, अमित मिश्रा जैसे प्लेयर्स थे, उसमें एक 16 साल के बच्चे का नाम आना अपने आप में ही चीख चीख करके इस टैलेंट की गुणवत्ता का बयान करता है। ये जहां भी जिस भी टूर में खेलते रन बना कर आते, एक के बाद एक कीर्तिमान। डोमेस्टिक क्रिकेट में तो राजा थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाज जिसके पास ताकत प्लस नजाकत थी, बेहतरीन टैलेंट और परफॉर्मेंस इस लेवल की कि देखने वाला हर कोई इन्हें अगला सचिन तेंदुलकर बोलने लगा था। 2004 का अंडर 19 वर्ल्ड कप, ये कप्तान थे उस टीम के जिसमें शेखर धवन, दिनेश कार्तिक, सुरेश रैना और इरफान पठान जैसे दिग्गज थे। एक्सपर्ट्स, कमेंटेटर और हर बंदे ने उस समय यही कहा कि रायडू ही लाला अमरनाथ, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों की शानदार जानदार बैटिंग की विरासत को आगे लेकर जाएगा और आने वाली पीढ़ी का नया दिग्गज बनेगा। लेकिन फिर उस साल हुआ क्या, उस टीम के इरफान पठान तो उसी साल इंडिया खेल गए। सेम कहानी थी दिनेश कार्तिक की। सुरेश रैना का भी अगले साल डेब्यू हुआ। 1-2 साल के अंतराल में इन्हीं के बैच के आरपी सिंह, रॉबिन उथप्पा भी इंडिया खेल गए। शेखर धवन को भी 2010 में इंडिया कैप मिल चुकी थी। लेकिन अंबती रायडू, साल बीते और उनके साथ गंदी पॉलिटिक्स हुई। भाई एक लिमिट होती है अन्याय और रिजेक्शन सहने की। तभी तो 2005 में अपनी स्टेट की हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को छोड़कर ये आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए खेले। स्टेट के बाद नेशनल लेवल पर तो धोखे मिल ही रहे थे। जब भी इन्हें इंडिया खिलाने की बात आती तो बीसीसीआई को इनकी परफॉर्मेंस और काबिलियत दिखती ही नहीं थी। 2007 में बार बार ठुकराए जाने पर ये अपने करियर पर ही गिव अप कर चुके थे और बीसीसीआई के लाख मना करने पर इंडियन क्रिकेट लीग यानी कि आईसीएल साइन कर ली। फिर बैन हो गए, लेकिन आगे भी इंडिया खिलाने में बोर्ड ने इन्हें दिलचस्पी नहीं दिखाई। बावजूद इसके ये लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे और आखिरकार एक होनहार क्रिकेटर का करियर, उसका गोल्डन समय धीरे धीरे बीतते हुए कैसे अंधेरे के गर्त में चला गया, इसकी कहानी जानेंगे आगे। जब रायडू की पीक नहीं रही, इनके बेस्ट क्रिकेटिंग ईयर्स जा चुके थे, तब पहली बार 2012 में भारतीय टीम में इनका नाम आया और फिर 28 वर्षीय रायडू को 2013 में डेब्यू करवाया गया, वो भी इतना लेट। हालांकि नाबाद 63 रन बनाए थे इन्होंने अपने डेब्यू पर और सबको साफ कर दिया था कि अगर बैक किया तो अच्छे छक्के छक्के छोड़ा दूंगा और अगर अच्छे से मौके मिलते तो अभी ये एक दिग्गज बन सकते थे
इंटरनेशनल क्रिकेट में। हालांकि इनका चयन तो तीनों फॉर्मेट की टीमों में होने लगा था, पर प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलता, तो वही बेंच पर बिठा करके कौन रन बनाएगा। 2014 का न्यूजीलैंड का टेस्ट स्क्वाड हो या 2015 का वर्ल्ड कप की भारतीय टीम, स्क्वाड में रायडू रहते थे। कई बार सब्स्टिट्यूट फील्डर बनकर ग्राउंड पर भी मौजूद थे, पर प्लेइंग 11 में कोई चांस नहीं। पूरे 2015 में इन्हें सिर्फ 7 ओडीआई खिलाए गए। 2017 में रायडू कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किसी को नहीं पता, बस टीम के अंदर बाहर होते रहे। लेकिन 2018 की एशिया कप के कुछ मैचों के बाद इन्हें नंबर 4 की बैटिंग पोजीशन पर खिलाया जाने लगा। अभी तक इन्हें करियर के अधिकतर मैचों में या तो नंबर 3 या फिर 5 पर खिलाया गया, लेकिन अब भाई को मौका मिला, कंसिस्टेंटली खिलाया गया तो उन्होंने भारत को मैच जिताया और भारत की नंबर 4 की क्रॉनिक डिजीज को जड़ से खत्म कर दिया। विराट कोहली ने तो एक इंटरव्यू में यह तक कह डाला था कि हम इंग्लैंड के दौरे के लिए रायडू को देख रहे थे, वो इसी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के रोल के लिए बना है। और अब ऐसा लगने लगा था कि चाहे एक अधेड़ उम्र वाले टाइम पर ही सही, लेकिन अब अंबाती रायडू को वो बैकिंग, सम्मान और क्लैरिटी भारतीय क्रिकेट से मिल रही है जिसके वो हकदार थे। ऑल थैंक्स टू कैप्टन विराट कोहली एंड कोच रवि शास्त्री, जो न सिर्फ भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों पर लेकर के जा रहे थे, बल्कि प्लेयर्स भी अपना बेस्ट खेल दिखा रहे थे इस एरा में। और 2018-19 वाला ही वो दौर था जब रायडू ने सिर्फ 21 मैचों में 42.90 की इंप्रेसिव औसत से 639 रन ठोक दिए थे। और 2018 के आईपीएल में यह बंदा बीस्ट मोड में आ चुका था। एब्सोल्यूट प्राइम, 16 मैचों में 602 रन, 43 का औसत, करीब 150 का स्ट्राइक रेट, ऊपर से सीएसके फाइनल भी जीता। सब कुछ अच्छा चल रहा था, टीम बैलेंस थी। वर्ल्ड कप से ठीक पहले हुई 2 ओडीआई सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ तो इन्होंने लगातार रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़ा सा फेल क्या हुए। सीरीज के आखिरी 2 मैचों से इन्हें ड्रॉप कर दिया गया, पर उम्मीदें सबको अभी भी थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उनका वर्ल्ड कप खेलने का सपना साकार होगा। लेकिन फिर हुआ धोखा। वर्ल्ड कप से पहले 15 अप्रैल 2019 को भारतीय टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ और सबको शॉक करते हुए अंबाती रायडू को भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। और एमएसके प्रसाद, उस समय के सिलेक्टर, ने यह कहकर के अपना बचाव किया कि कुछ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की वजह से हमने अंबाती रायडू को सिलेक्ट नहीं किया। एक इंटरव्यू में रॉबिन उथप्पा ने यह तक बताया था कि रायडू के घर वर्ल्ड कप किट और वो ड्रेस आई थी, सब कुछ सेट था, लेकिन तभी उस धोखे ने इन्हें इस कदर तोड़ दिया कि रायडू बहुत ही ज्यादा आहत हुए, फिजिकली और मेंटली भी। अब पहले से जो ज्यादती हो रही थी वो क्या कम थी? मैनेजमेंट का उन्हें इस तरह से ऐन मौके पर नजरअंदाज करना धोखा नहीं, बेईमानी था, गद्दारी था। और इन्होंने लिया भी तो किसको? एक न्यू कॉमर विजय शंकर को, जो कि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में नए नवेले थे। भाई को बड़े मंच पर परफॉर्म करने का एक्सपीरियंस भी नहीं था और एज एक्सपेक्टेड वो फेल भी हुए और वर्ल्ड कप के बीच में इंजर्ड भी हो गए। अब इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी रायडू की कि शिखर धवन इंजर्ड हुए और भी इंजरी आई और रिप्लेसमेंट के तौर पर मयंक अग्रवाल, जिस बंदे का ओडीआई डेब्यू भी 2020 में हुआ था, और 20 साल के एक्साइटिंग टैलेंट मगर बिल्कुल यंग ऋषभ पंत को भी सिलेक्ट कर लिया गया। ऋषभ तो वर्ल्ड कप खेल भी गए सीधा प्लेइंग 11 में आकर, और रायडू को खून के आंसू रुलाए गए। रायडू को आयरलैंड क्रिकेट से भी खेलने का मौका मिला, इन्हें कप्तान भी बनाया जा रहा था, जिन्होंने ठुकरा दिया इस उम्मीद पर कि शायद कभी न कभी मौका तो मिलेगा ही। कम से कम इसी आस पर खिला देते कि ये पिछले वर्ल्ड कप टीम के साथ थे और पूरे माहौल से परिचित थे, लेकिन नहीं, दुश्मनी सबसे ज्यादा जरूरी थी। अब बंदा फ्रस्ट्रेशन में क्या करेगा? एक बार इन्होंने ट्विटर पर 3D प्लेयर वाली टिप्पणी कर दी और फिर खुंदक में रिटायरमेंट ले ली। हालांकि बाद में इस डिसीजन को रिवर्स भी किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए, अब यहाँ से शुरू होने जा रहा है वो हिस्सा जो विराट कोहली के फैंस शायद नहीं सुनना चाहेंगे, लेकिन ये बातें अंबाती के करियर का एक जरूरी हिस्सा है, जिसको आप लोगों को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि हम परवाह नहीं करते हैं। हो सकता है कि विराट कोहली के फैंस हमें कमेंट में भर भर करके गालियां भी दें, जैसा कि हर बार होता है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि हम कोई अंबाती रायडू के डाई हार्ट फैन नहीं है जो उनकी तरफदारी कर रहे हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं उस पर गौर कीजिएगा। ये चीज वर्ल्ड फेमस है 2013 से, जब विराट कोहली आरसीबी के कप्तान बने थे तो उन्होंने रिच जेनिंग्स को, जो पिछले कई वर्षों से टीम के कोच थे, उन्हें रिप्लेस कराया डेनियल विटोरी से। और 2017 में अनिल कुंबले से दिक्कत थी तो उनकी खूब शिकायत की अथॉरिटीज को, और फिर फाइनली रवि शास्त्री को ला करके दम लिया। कुल मिलाकर के कहें कि विराट किंग थे उस वक्त के सिलेक्शन पैनल के। तो कप्तान और कोच अपनी मर्जी से बनाते हैं वर्ल्ड कप की टीम, और अगर वो कप्तान विराट हो तो किसी 30 मार खान में दम नहीं है जिनके आगे किसी की चले। क्या आप मान सकते हैं कि सिलेक्शन में विराट कोहली का हाथ नहीं था? बस बात साफ है, इनकी गुड बुक्स में रायडू का नाम नहीं था और इन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया, और यहीं से इनके रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। एक तो रायडू की किस्मत खराब, जिंदगी झंड, ऊपर से 2019 वर्ल्ड कप में ये बदसलूकी, ये ताबूत में आखिरी कील थी, क्योंकि एक डिजर्विंग प्लेयर का हक पूरी तरह से मार लिया गया। रायडू लाख बुरे कमेंटेटर हो सकते हैं, लेकिन उस समय के सबसे काबिल और लाइक कैंडिडेट थे जो उस वर्ल्ड कप को खेलना डिजर्व करते थे। अब क्योंकि यहाँ पर सारा बिल कैप्टन के सिर फटता है, तो विराट के साथ भी ये चीज रिलेट होती है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े पॉइंट और आजकल हर दूसरे फैन के मन का उबलता हुआ सवाल कि आखिर अंबाती रायडू को महेंद्र सिंह धोनी से इतना लगाव क्यों है? आखिर ये हर बात पर सिर्फ धोनी और घुमा फिरा करके सीएसके की साइड क्यों लेते हैं? भाई, इनकी एक्स टीम तो मुंबई इंडियंस भी थी, उनके लिए भी इन्होंने बराबर 3-3 ट्रॉफी जीती, फिर सीएसके से ही इतना प्यार क्यों है? तो भैया बात ऐसी है
कि अच्छे वक्त में सब साथ देते हैं, लेकिन जो सबसे बुरे दौर में आपकी कलाई न छोड़े वही सच्चा दोस्त है। और अंबाती रायडू के केस में तो सीएसके का साथ इन्हें कुछ ऐसा रहा जिससे इनकी नजरों में माही और उनकी टीम की इज्जत इस शेर से बयान होती है। गौर फरमाइएगा, बुरे वक्त में जो तुमसे जुदा ना हो उसे गौर से देखना, कहीं वो खुदा ना हो। एक फीका 2017 आईपीएल जाने के बाद वो मुंबई ही थी जिसने 8 साल का साथ पल भर में तोड़ दिया। 2018 में इन्होंने सीएसके के लिए खूब रन बनाए, तबाही मचाई, लेकिन 2019 वर्ल्ड कप सिलेक्शन ने इनके माइंड के साथ साथ इनके गेम की भी लंका लगा दी और 17 मैचों में इस बार इनके बल्ले से 282 रन निकले, वो भी महज 93 के स्ट्राइक रेट से, रन बॉल से भी कम। भाई पहली बात जिसे उसकी पीक परफॉर्मेंस के बाद भारतीय टीम से नहीं रखा जब फ्लॉप बैटिंग कर रहा था 2019 में, तो सीएसके उठा करके इन्हें कभी भी बाहर कर सकती थी और इस डिजास्टर सीजन के बाद इन्हें कभी भी रिलीज कर सकती थी। फिर शायद दोबारा कभी आईपीएल न खेल पाते रायडू, लेकिन वो कप्तान धोनी थे जिन्होंने इन्हें बैक किया। फेल होने के बाद भी फाइनल तक हर मैच खिलाया और इस साल तो क्या, इसके बाद भी कभी भी रायडू को किसी दूसरी टीम में जाने नहीं दिया और हमेशा बैक किया। अब चाहे इनकी पीक नहीं रही थी, फिर भी इन्हें इनके आखिरी सीजन के आखिरी मैच तक बड़ी खूबसूरती से सपोर्ट किया धोनी और सीएसके ने। और 2023 आईपीएल फाइनल जीतकर धोनी ने खुद साइड होकर आईपीएल ट्रॉफी इनको रिसीव करने के लिए आगे किया। ये गोल्डन मोमेंट था जिस सम्मान के लिए तरसते रहे रायडू, उन्हें आखिरकार सीएसके ने ही दिया और आखिर तक धोनी ने उनका जो साथ निभाया एक अच्छा यादगार फेयरवेल दिया। अब इसे देख करके कोई पत्थर दिल भी पिघल जाए, कोई एहसान फरामोश भी हो, उसका भी दिल धोनी और सीएसके के लिए नतमस्तक हो जाए। ये तो फिर भी सताए हुए नाइंसाफी के मारे रायडू थे। 6 साल जो इन्हें प्यार और सपोर्ट मिला चेन्नई सुपर किंग्स से, उसका दिन चुकाने का इनका अपना स्टाइल ही है। अब आपको शायद और क्लियर हो रहा होगा कि अंबाती रायडू सीएसके के इतने कट्टर फैन क्यों हो जाते हैं कमेंट्री के दौरान। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो एक वाक्य और सुनाते हैं महाभारत से। कर्ण को जब सूत पुत्र कहकर लोग अपमानित करते थे तब दुर्योधन ने उन्हें अंगराज कर्ण बना दिया और उन्हें सम्मान सहित अपना मित्र भी बना लिया। अब इसके लिए कर्ण इतने कृतज्ञ रहे कि अपने अंतिम सांस तक दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ा, चाहे दुर्योधन लाख गलत क्यों नहीं था। युद्ध में उनका एहसान को चुकाने के लिए अपने भाई अर्जुन से भी लड़ गए। तो ये कहानी किस तरीके से अंबाती रायडू पर फिट बैठती है ये शायद अब ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और एक बात ये भी है, जब माइक इनके हाथों में होता है तो ये मुंह से कम दिल से ज्यादा बोलते हैं सीएसके के फेवर में, और वो ग्रूज आरसीबी के हिस्से में आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरसीबी सही है, ना ही मैं इनकी तरफदारी कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अंबाती रायडू के इस बिहेवियर को एनालाइज करके और उनके दिमाग और दिल में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से ऐसा आउटपुट आ गया, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या सही है क्या गलत है ये आपको डिसाइड करना है, लेकिन जाते जाते 2 बातें हमेशा याद रखिएगा कि इस दुनिया में कुछ भी बेवजह नहीं होता है। विलेंस आर नॉट बर्न, दे आर मेड। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ ही गए होंगे कि अंबाती रायडू ऐसे क्यों है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।